गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BECC 134 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके यूनिट 1 को हम देखेंगे। यूनिट 1 है हमारा इक्विलिब्रियम इन रियल सेक्टर, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है आपका ISLM कर्व। तो ISLM मॉडल में दोस्तों हम लोग फर्स्ट चैप्टर में केवल IS को कवर करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग को, और जो सेकेंड चैप्टर रहेगा उसमें हम LM मॉडल को कवर करेंगे। थर्ड है इन दोनों का एग्रीगेट, यानी दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो इसमें केवल हम IS को कवर करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप BECC 134 की इस किताब को उठा के देखेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो उसी का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि एक्चुअल में ISLM मॉडल है क्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो ISLM मॉडल को डेवलप किया था JR हिक्स ने 1937 में, और इसे मैथमेटिकली एक्सटेंड किया था हैंसन ने। ठीक है, तो I का मतलब है इसमें इन्वेस्टमेंट, S है हमारा सेविंग, L है हमारा मनी का डिमांड, और M है हमारा मनी का सप्लाई। तो दोस्तों गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर करना होता है, जबकि LM में क्या होता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम तभी होता है जब L हमारे M के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो मनी का डिमांड है वो मनी के सप्लाई के बराबर हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुड्स मार्केट को अगर कहीं पे प्रोडक्ट मार्केट लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गुड्स मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट सेम चीज़ है, जबकि मनी मार्केट को हम मनी मार्केट से ही डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ISLM का जो कर्व है ये शो क्या करता है, तो ये दिखाता है गुड्स और मनी मार्केट के इंट्रैक्शन को दोस्तों। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम का जो हम ग्राफ बना रहे हैं इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, एक है हमारा लेवल ऑफ इनकम और सेकंड है हमारा इंटरेस्ट रेट, जो हम आने वाले सेक्शन में अभी करके चेक करेंगे। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों इस वाले चैप्टर में ये वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको डेरिवेशन ऑफ IS कर्व एक आ सकता है, और दूसरा है स्लोप ऑफ IS कर्व। तो डेरिवेशन हो चाहे स्लोप हो, जनरली आपको एक ही आंसर लिखना है, बस थोड़ा सा जब आपको स्लोप बता दिया जाएगा तो आपको ये थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सटेंड करना पड़ सकता है, और ग्राफ के थ्रू आप जो है इसे थोड़ा एलैबोरेट करोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर 20 नंबर के आएंगे, तो फिर आप एक छोटा सा डेरिवेशन लिख के दे देंगे तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसे एलैबोरेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन जाने से पहले इसके एक फीचर्स को हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, गुड मार्केट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। ये मैं अभी कवर कर चुका हूँ। गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम हम तब कहेंगे जब हमारा IS के बराबर हो, यानी इन्वेस्टमेंट में हमारे सेविंग के बराबर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या बोल रहा है कि सेविंग इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि सेविंग हमारा इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा सेविंग बढ़ता है तो इनकम हमारा बढ़ेगा, और अगर इनकम हमारा कम हो रहा है तो सेविंग भी हमारा कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इज़ एन इन्वर्स फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। यानी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो इंटरेस्ट रेट के एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा। अभी इस चीज़ को हम समझते हैं ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम बढ़ जाता है, जैसे सरकार अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रेपो रेट को बढ़ा देती है, तो इससे क्या होता है कि लोन की जो इंटरेस्ट रेट है ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाते हैं, और अगर लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो लोग बोरो करना कम कर देंगे, और अगर लोग बोरो करना ही कम कर देंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, पर इक्विलिब्रियम मार्केट में हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर करना होता है। ठीक है, तो हमारे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट है कि IS कर्व हमें शो क्या करता है, तो IS कर्व हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम के
लेवल्स को, ठीक है। तो यानी अगर हमारा किस लेवल ऑफ इनकम में हमारा कितना इंटरेस्ट रेट होगा, किस इंटरेस्ट रेट में हमारा कितना लेवल ऑफ इनकम होगा, इन दोनों चीज़ों को अगर हमें समझना है तो हम IS कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वाले ग्राफ को देख के सबसे पहली बात तो आप लोग डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है पर इतना ये कॉम्प्लिकेट है। तो दोस्तों इस ग्राफ में हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट वर्सेस द लेवल ऑफ इनकम, और जो सेकंड है वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस द इनकम। ओके, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमने सेविंग का जो ग्राफ है उसे हमने स्ट्रेट लाइन ले रखा है, ठीक है। सेविंग के ग्राफ में हमने इसे स्ट्रेट लाइन ले रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये। पर इसमें जो थोड़ा सा ये गैप दे रखा है ना दोस्तों, ये इसलिए गैप दिया हुआ है क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, फिर भी ऐसा तो है नहीं कि आपका कंजम्पशन एक टाइम में ज़ीरो हो जा रहा है। आप हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई, आप बिल्कुल भी कमा रहे हैं पर कंजप्शन तो ज़ीरो नहीं हुआ है कि नहीं, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनकम से आपकी जो है एक्सपेंडिचर बढ़ती जा रही है तो सेविंग आपकी नेगेटिव में भी जाती है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा सेविंग का और ये है हमारा एक इनकम का। तो इनकम और सेविंग के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट हमें ई मिल रहा है, ठीक है। जब हम इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं नीचे तो हमें मिलेगा पॉइंट बी, और जैसे ही हमें पॉइंट बी मिल जाता है उसे हम मान के चलते हैं जैसे कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा पॉइंट बी डिनोट कर रहा है। उसके बाद ऐसे मान लेते हैं कि हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज़ हो चुके हैं तो इनकम हमारी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो इनकम का लेवल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है I1, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें मिलता है E1, और इसको जब हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं ये 6% का, तो हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट ए मिल रहा है हमें, इसका पॉइंट ए मिल रहा है IS कर्व का, ठीक है। सिमिलरली जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से दोस्तों क्या हो गया कि जो हमारा इनकम लेवल है वो हमारा I2 पहुंच गया है, और इनकम लेवल I2 पहुंच गया तो इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे ले रखा है E2, और E2 की लाइन को जब हम परफेक्टली इसे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक्सटेंड करने पर हमें पॉइंट मिलेगा C। तो पॉइंट C, A और B जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो यही हमारा IS कर्व बनता है जो कि डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका जो ये PDF है आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका, कैसे कैसे हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ IS कर्व। अगर स्लोप ऑफ IS कर्व आता है तो फिर आप लोग को ये डायरेक्टली लिखना है। ये रिलेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। ओके, तो दो सिचुएशन है। अगर इन्वेस्टमेंट वेरी सेंसिटिव होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो IS कर्व आपका उस टाइम पे फ्लैट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ही स्मॉल चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे इस वाले ग्राफ में दोस्तों अगर देखें हम तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ही कम चेंज हुआ है। इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे R1 लेते हैं, R1 से अगर R2 शिफ्ट होता है तो R1 के केस में जैसे लेवल ऑफ इनकम हमारा I1 है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है R2 और इससे रेट ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो इस केस में जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा जो स्लोप है वो बहुत ही फ्लैट बनता है। जबकि इसके ऑपोजिट केस में अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो IS कर्व उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्टिप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा शिफ्ट इन IS कर्व, ठीक है। तो शिफ्ट से हम क्या समझते हैं कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा फिक्स हो, ठीक है,
पर उस टाइम पे गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज़ की वजह से, जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारी इनकम बढ़ रही है। तो अगर इनकम हमारी बढ़ रही है तो उस केस में हमारा जो पॉइंट ई है इक्विलिब्रियम का, ये शिफ्ट होके E1 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, पर जो हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई है। तो IS कर्व के हिसाब से अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो हमें E से पॉइंट E1 में शिफ्ट होता नज़र आएगा। वहीं पे अगर हमारी इनकम कम हो जाती है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, तो इस केस में क्या होगा, हमारी इनकम कम हो गई और इक्विलिब्रियम E पॉइंट से E2 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इसमें कवर कर ली हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम में कोशिश करूँगा आप लोगों को प्रोवाइड करने की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सो टिल द टाइम, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।